नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मैं आज आपके समक्ष नेपाल के दो उपनिर्वाचन जो हुआ है उसकी चर्चा कर रहा हूं। दो उपनिर्वाचन में नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवारों की पराजय हुई है और वहीं से दोनों सीट पर एमाले यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी जो ओली साहब की है उनका कैंडिडेट जीत गया है। इसलिए यह बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं विजयी पार्टी जो है वह सत्ताधारी पार्टी जो है माओवादी का भी समर्थन प्राप्त था, तो इसलिए कहा जा रहा है कि उसकी विजय हुई है। और वहीं नेपाली कांग्रेस जो कि इस बार पूरी दावा के साथ चुनाव में उतरी थी कि इस बार नेपाली कांग्रेस दोनों सीट पर विजय प्राप्त करेगी। एक जगह जो प्रदेश सरकार की सीट थी प्रदेश स्तरीय, वहाँ पर पहले नेपाली कांग्रेस के ही कैंडिडेट थे, लेकिन वहाँ भी एमाले का कैंडिडेट का विजय हुआ है। और वहीं दूसरी ओर इलाम जो संघीय सीट था वहाँ पर चुनाव हुई है जिसमें कि एमाले का विजय हो गया है। अब मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग नेपाली कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। पिछली बार उनका कैंडिडेट नेपाली कांग्रेस का केवल लगभग 300 मतों के अंतर से ही चुनाव हारे थे। तो इस बार पूरी उम्मीद थी कि इस बार नेपाली कांग्रेस जीत जाएगी, लेकिन उतने ही बहुत ज़्यादा अंतर से 5000 से भी ज़्यादा अंतर से नेपाली कांग्रेस की हार हुई है। इस पर बताया जा रहा है कि नेपाली कांग्रेस के आंतरिक कलह जो है वो थोड़ा सा अभी शांत दिख रहा है। इसलिए शांत दिख रहा है कि जो लोग आरोप लगा रहे थे कि हम गठबंधन में नहीं जाएंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, उनको एक बहुत बड़ा धक्का लगा है और वो उतरे थे कि किसी प्रकार हम इस सीट को जीतेंगे, लेकिन नेपाली कांग्रेस की पराजय हुई है। तो अब इसमें जैसे अगर हम बात करते हैं तो वरिष्ठ नेता शेखर कोइराला जी का समूह भी सपोर्ट कर रहा था। वहीं महासचिव है गगन थापा, वो भी देउपा साहब का विरोध कर रहे थे और गठबंधन का विरोधी माने जाते हैं। इन लोगों का था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो केवल अकेले लड़के इस बार देखा गया है। तो क्या नेपाली कांग्रेस इससे कमजोर हो गई है या नेपाली कांग्रेस को आज इससे कुछ सबक मिला है? तो प्रश्न यही उठता है कि आखिर क्या सबक मिला है नेपाली कांग्रेस को। हम इस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद अगर देखा जाए इस चुनाव का विश्लेषण किया जाता है तो जीत तो एमाले कम्युनिस्ट पार्टी की हुई है। और कम्युनिस्ट पार्टी आखिर कैसे जीती है? तो कम्युनिस्ट पार्टी कितना उदार है। जैसे स्वर्गीय सुभाष नेवांग जी का सीट था इलाम में और सुभाष नेवांग जी के सीट पर एमाले क्या किया, तो एमाले ने अपने ही उन्हीं के सुपुत्र को वहाँ से सुभाष नेवांग जी को टिकट दे दिया। चूँकि पार्टी में भी बहुत चर्चा थी कि आखिर उनको क्यों दिया जा रहा है, कि ये तो पिता के नाम पर पुत्र को, जो पुत्र उनका निधन हुआ तो वो विदेश में था और विदेश में रहता है और वो आया उसको टिकट दे दिया गया और लेकिन उसकी जीत हुई। ये ओली साहब का ही ये निर्णय था और ओली साहब के पक्ष में ये निर्णय गया। मैं बता दूं, आज आपको 2-3 पत्रिका है मेरे सामने और उसमें कुछ आया है, मैं उनका नाम लेता हूं। जैसे कांतिपुर में चंद्र किशोर जो डेडलाइन तराई शीर्षक पर लिखते हैं, उनका टॉपिक है
उपनिर्वाचन को विरासत, यानी कि वो जो दे रहे हैं उसमें है कि उपनिर्वाचन में 100% प्राप्त करी सके पछी सफलता ये मानले ले न्यायपूर्ण गोरोटो लाई लोकमार्ग बनाउना आफूलाई उभ्याउला। ये उनका प्रश्न चिन्ह है के उदयमान विजेता सुहांग आफूलाई तमाम अल्पसंख्यक आदिवासी पछाड़ी परिएका समुदाय का प्रतीक पात्र बनाउन कति सफल होला। इनका प्रश्न है कि सुभाष नेवांग जो कि जिनको कि दिया गया है तो वो पिछड़ी जाति जनजाति जो अल्पसंख्यक का जो उनके पिताजी वहाँ से कर रहे थे तो उसके हित में कितना ही हो पाएंगे, कितना खरे उतरेंगे। और इतना ही नहीं, अगर इस चुनाव का किया जाए तो ये चंद्रकिशोर जी के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि इमाले के तरफ से जो विजयी कैंडिडेट है इनका, उनके तरफ से कहा जा रहा है कि यह चुनाव केवल सुभाष नेवांग स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। सुभाष नेवांग स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो कि केपी ओली साहब ने अपने तरफ से उनके सुपुत्र को टिकट देकर और दिखाया है कि हम उदार हैं। तो ये कितना उदार है, तो उनका प्रश्न चिन्ह आगे आ रहा है कि क्या ये उदारता में ये कितना खड़े उतरेंगे। अब उन्हीं का ये प्रश्न है यहाँ पर कि राष्ट्रपति का प्रथम निर्वाचन जब हुआ तो प्रथम निर्वाचन में रामप्रीत पासवान जो कि तराई के थे उसको आगे लाया गया। वहाँ पर क्या था कि वो देखा जा रहा था कि रामप्रीत पासवान दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं जीतता, तो एक तराई से पासवान को लाकर दिखा दिया गया, वहाँ लड़ा दिया गया, जो कि जीतने की उम्मीद भी नहीं थी और वो जीते भी नहीं। वहीं पर एक प्रश्न खड़ा उठता है कि जब जीतने का वातावरण बना, जब इनके पक्ष में आया तो तब फिर वो पासवान जी को क्यों नहीं लाया गया, या मधेश से वह दलित जनजाति का नाम क्यों नहीं आया। वहाँ पर आप विद्या देवी भंडारी जी को ला दिए राष्ट्रपति के लिए। यही नहीं, दो बार विद्या देवी भंडारी को लाया गया राष्ट्रपति के लिए और वो बनी। तो ये कहना भी जायज है कि अगर दो बार विद्या देवी भंडारी वहाँ से आ सकती है तो आपकी उदारता और जनजाति दलित के पक्ष में तब दिखता जो कम से कम एक बार भी सुभाष नेवांग जो आपके वहाँ सभामुख थे यहाँ पर, उन्हीं को आप रख देते नेवांग जी को राष्ट्रपति के लिए, और वो उपयुक्त कैंडिडेट भी थे, लेकिन आपने नहीं दिया। तो ये मानना है कि अगर सुभाष नेवांग जी को आप राष्ट्रपति बना दिए रहते तो कम से कम जनजाति और दलित वर्ग में एक विश्वास जाता कि नहीं, सही में आप उदार हैं और आप दिखा रहे हैं। लेकिन इस बार तो आप ये सहानुभूति वोट लेकर केवल उनके पुत्र को खड़ा करके जिता दिए हैं, इसमें कोई बहादुरी नहीं है। ये चंद्रकिशोर जी ने यहाँ लिखा है कि भूई मान्छेहरू बढी दंगदास हुन हतारो हुनेछ, किनभने एमाले वा कांग्रेस आफूलाई यथास्थितिको पर्याय मानि बसेका छन्। यिनीहरूको अहम झन बढ्नेछ र बन्दै बिग्रिँदै गरेको सत्ता गठबन्धनको रोचक खेल निर्बाध चलिरहने छ। इनका मानना है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कांग्रेस भी बैठा हुआ है कि भाई हम तो दूसरे नंबर पर है ये हैं और कम्युनिस्ट तो है ही, तो ये दोनों में कोई फर्क नहीं है। और ये और जो है सो इनके अंदर अहम भर सकता है, जो एमाले में भी और इसमें भी। मैं वहीं दूसरा बात करता हूँ। इनका आप है
प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल, जो इनका नया पत्रिका में आया है, उपनिर्वाचन कसका लागी के संदेश। अब इसमें इनका मानना है कि ये संसदीय शासन प्रणाली में जो चुनाव 1-2 सीट के लिए चुनाव हमेशा होता रहता है, ये कोई महत्व नहीं रखता है। ये 2 सीट से हम आगामी चुनाव के रास्ता को निर्धारण नहीं कर सकते हैं। और इसमें जो 2 सीट पर चुनाव हार गई है नेपाली कांग्रेस, उसके बारे में भी ये कह रहे हैं कि ये कोई मतलब नहीं रखता है। इसमें चुनाव में हार जीत होता ही है और केवल 2 सीट का हार जो है सो ये आगामी निर्वाचन का वो नहीं संकेत करता है, कुछ नहीं संकेत करता है। अब आपको उन्हीं का 1-2 लाइन है यहाँ पर, जो उपनिर्वाचन ले, ये वर्तमान उपनिर्वाचन ले राजनीतिक दल साझा चुनाव अघि को वैचारिक निकटता का आधार में बनने गठबंधन नहीं सही समाधान हुन सक्छ र चुनाव अघि को गठबंधन लाई मतदाता संघ को धोखा हो भन्नु अल्प ज्ञान को उपज हो भन्ने संदेश दिएको छ। अब यही बताया जाता है कि गठबंधन चुनाव से पहले का जो गठबंधन है इनके अनुसार, तो उस समय का वैचारिक गठबंधन ही इसके लिए पर्याप्त है और वही रास्ता आपको आगे बता सकता है। वो आगे भी लिखते हैं, वास्तव में यसरी सुस्थिर गठबंधन संस्कृति को विकास नगरी आज को राजनीतिक गंजागोलबाट बाहिर निस्कने अवस्था छैन। आफूलाई युग द्रष्टा भन्न ठान्ने नेताहरूलाई चेतना भया। बात है जो ये गठबंधन इस तरह का अब होगा ही। आपको बता दें कि नेपाली कांग्रेस जो कि अभी उनके पार्टी में भी चल रही है, उसी पर सबसे बड़ा वो हारे हुए पार्टी है, तो उसी को कहा जा रहा है कि अब नेपाली कांग्रेस क्या करेगा। तो दरअसल नेपाली कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका जनाधार हर जगह है। हाँ, तराई में उसका कुछ कमजोर जरूर हो गया है, लेकिन एक नेपाली कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो अगर एक चुनाव को त्याग करते हैं और सही तरीका से आगे बढ़ेंगे तो उसका जो जनाधार है उस आधार को अगले चुनाव में वो जरूर बना सकते हैं और वो फिर से वो पूरा बहुमत के साथ आ सकता है, बशर्ते कि इनके अंदर जो अंदरूनी कलह है इनको नेताओं द्वारा मिटाना पड़ेगा और तभी नेपाली कांग्रेस आगे बढ़ सकती है। क्योंकि यह सबसे बड़ा रास्ता और दिखा रहा है तो नेपाली कांग्रेस को ही दिखा रहा है कि अब क्या होगा और अब किस तरह आगे बढ़ेंगे। तो इसमें नेपाली कांग्रेस को सचेत होना बहुत ही जरूरी है। और जब इनके अंदर जो आ रहा है कि हम गठबंधन में, एक ग्रुप है कि हम गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे और दूसरा ग्रुप है कि हम अकेले लड़ेंगे, तो अकेले लड़ना भी इनके लिए संभव है। अगर वो अकेले लड़ता है तो भले ही एक इलेक्शन में ये पूरा बहुमत नहीं ला सकते हैं, लेकिन दूसरा इलेक्शन में जो अगले 5 साल का इलेक्शन होता है उसमें नेपाली कांग्रेस पूर्ण बहुमत में निश्चित रूप से आ सकती है। अगर इसी रास्ते पर एक दूरगामी योजना बनाकर नेपाली कांग्रेस आगे बढ़ती है तो वह एक सशक्त पार्टी के रूप में, और सशक्त पार्टी तो है ही, और उसका जीत सुनिश्चित हो सकता है। तो मित्रों, आपके समक्ष मैंने ये उपनिर्वाचन का कुछ संदेश रखने की कोशिश की। आपको कैसा लगा जरूर अपनी प्रतिक्रिया भेजिएगा। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।